बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इन दोनों में डिफरेंस या हम इनका कंपैरिजन करेंगे। ये आपकी क्लास 10 की जो बुक है और उसका चैप्टर नंबर 10 जो है उसका ये टॉपिक है। तो वी विल कंपेयर और डिफरेंशिएट बिटवीन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। Inspiration and expiration. Expiration. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जो है ये आज का टॉपिक है। और इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन को यानी इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपिरेशन को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। एक्सहेलेशन। तो ये दो मूवमेंट्स हैं जो एक्चुअली हमारी ब्रीदिंग का हिस्सा हैं। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह लें या ब्रीदिंग जो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसके ये दो पार्ट्स हैं। यानी एयर हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाती है लंग्स, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आती है। इट्स ए मैकेनिकल मूवमेंट जैसे कि मैंने कहा। तो हमने इसको दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक तो ये हमने देखना है कि एयर हमारी बॉडी एयर हमारे लंग्स के अंदर कैसे जाती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से या नोज़ के ज़रिए से बाहर कैसे आती है। इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं इनहेलेशन की बात करूँगा। इनहेलेशन की कि इनहेलेशन कैसे होती है, इसके लिए हम एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, जो हमारा एयर पैसेज वे है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। एयर पैसेज वे वो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, और नॉस्ट्रल से स्टार्ट होने के बाद नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, ये लेरिंग्स, और लेरिंग्स के बाद जो है वो ट्रेकिया या विंड पाइप, और ट्रेकिया आगे जाके जब हमारी यहाँ यानी ट्रेकिया जब हमारी थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में एंटर होता है तो इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, एंड दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। एक को ब्रोंकस कहते हैं और ज़्यादा को ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जो हैं दे एंटर्स इनटू आवर लंग्स, दे एंटर इनटू आवर लंग्स। और ये जो हमारे लंग्स हैं, जब जैसे ही ये एंटर होते हैं तो इट दे डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू द एल्वियोल, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। These are bunch-like structure, alveoli, इस तरह से। तो एयर जब हमारी नाक के ज़रिए से एंटर होती है नेज़ल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, और उसके बाद लंग्स में। अब ये जो एयर एंटर होती है तो कैसे एंटर होती है, क्योंकि हमारे जो रेस्पिरेशन ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी हमारी मर्ज़ी के बगैर होता है। यानी सांस जो है उसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं। हम सोए हुए हों या कोई काम कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, सांस आती जाती रहती है, बिकॉज इट्स एन इनवॉलंटरी एक्शन। यानी ये हमारे चाहने से नहीं होती, बल्कि इसको कंट्रोल किया जाता है ब्रेन में। यानी हमारा जो ब्रेन है इसका एक सेंटर या इसका एक पार्ट जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है। हाइंड ब्रेन यानी ये पीछे वाले ब्रेन का हिस्सा होता है, जिसको मेडुला कहा जाता है, जिसको मेडुला कहा या मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं।
तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है, इससे हमारा रेस्पिरेशन, इसको रेस्पिरेशन सेंटर के, ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी कब रेस्पिरेशन को स्लो डाउन करना है, कब रेस्पिरेशन को फास्ट करना है, उसका ताल्लुक इससे है। तो ये जो रेस्पिरेशन का अमल है, ये इनवॉलंटरली यानी अपने आप जो है वो जारी रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो इंस्पिरेशन यानी एयर एंटर कैसे होती है लंग में, इसमें कुछ मूवमेंट्स हैं। एक तो बात ये याद रखें कि ये जो थोड़ा सा यस, तो यहाँ मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी चेस्ट कैविटी, यानी ये हमारी चेस्ट कैविटी, और इसके नीचे जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है, यानी जिसमें हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये हमारी अलग कैविटी के अंदर है, इसको एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन ये जो ऊपर वाली कैविटी है इसको, और इन दोनों कैविटी के दरमियान में एक स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक्चुअली एक मस्कुलर शीट है, यानी कि मसल की बनी हुई एक शीट है, एक जैसे कह लें कि चमड़े की एक शीट होती है, इस तरह से मसल से बनी हुई इसकी एक शीट है, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम। और ये जो डायाफ्राम है ये अलग करता है, ये पार्टीशन है, यानी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान में पार्टीशन है दोनों को। और ये मैंने आपको इसलिए ये ड्रा किया, इसको दिखाया है, क्योंकि इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में डायाफ्राम, ये जो शीट है, इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, इसलिए इसको समझना भी ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है, इस चेस्ट कैविटी के बाहर रिब केज होता है, यानी ये कह लें कि ये जो हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम का मतलब है कि ये वो हड्डी होती है जिसके साथ हमारी रिब्स हैं। इंसान में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, यानी 24, 12 एक तरफ और 12 इस तरफ। ये जो पसलियां हैं हमारी, ये हमारी पसलियां हैं, मैंने पूरी तो 12 तो नहीं बनाई, लेकिन ये 12 एक तरफ होती हैं, 12 एक तरफ। इन पसलियों के अंदर लंग्स होते हैं, यानी जो लंग्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय दी रिब्स। ये जो रिब्स हैं वो इसको रिब केज भी कहते हैं। रिब केज का मतलब एक पिंजरा बना हुआ, और उस पिंजरे के अंदर लंग्स हैं, और इसीलिए ये जो रिब्स हैं ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं। अब जिस वक्त इंस्पिरेशन होती है तो दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, एक तो रिब्स का और एक डायाफ्राम। अब जो हमारी रिब्स हैं, हमारी जो रिब्स हैं, ये फ़र्ज़ करें एक रिब है और ये दूसरी है, दो रिब्स के दरमियान में मसल्स होते हैं, यानी ये देखें, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास दो रिब्स हैं, इनके दरमियान में इस तरह से मसल्स, ये दीज आर मसल्स। ये मसल्स जो हैं, दीज मसल्स आर कॉल्ड, हर दो पसलियों के दरमियान में ये मसल्स हैं, हर दो पसलियों के दरमियान में मसल्स हैं, इनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल का मतलब होता है वो मसल्स जो के रिब्स के दरमियान में होते हैं। ठीक है, तो जिस वक्त इंस्पिरेशन होती है, एयर एंटर होती है, तो कैसे होती है कि ये जो मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स हैं, इनके दरमियान में, रिब्स के दरमियान में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ आती हैं, पर पसलियां जो हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं, यानी आगे की तरफ। आप सांस लेके इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसको आप फील भी कर सकते हैं कि वाकई ऐसा है। तो आप ज़रा इस तरह से सांस को अंदर करें तो आपकी पसलियाँ बाहर आएंगी। ठीक है, वो पसलियाँ क्यों बाहर आती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं दे कंट्रैक्ट, नंबर 1। उसी के साथ ही ये जो डायाफ्राम है ये भी कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये भी उसके साथ कंट्रैक्ट हो। लेकिन जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ये नीचे की तरफ आता है, यानी ये ऐसे, ये नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। ये देखो, ये पहले ऊपर था,
पहले ये डूम लाइक था। डूम का मतलब है जैसे मस्जिद के वो गुंबद होते हैं, इस तरह से ये डूम लाइक इस तरह से, यानी पहले ये इस तरह से गुंबद की तरह था। यहाँ पे ये देखो ऐसे था, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये नीचे की तरफ आ गया। जब ये नीचे की तरफ आ गया और पसलियाँ बाहर चली गई, डायाफ्राम नीचे आ गया, तो क्या हुआ, हमारी जो चेस्ट कैविटी है इसकी स्पेस अंदर से बढ़ गई, यानी ये खुल गई। अब जब ये चौड़ी हो गई, खुल गई, तो क्या हुआ, इसमें एयर का प्रेशर कम हो गया। जब एयर का प्रेशर कम होगा यानी नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, इसमें एयर का प्रेशर जब कम होगा तो उसको पूरा करने के लिए क्या होगा, जो एयर होगी वो रश करेंगे इसके ट्रैक के अंदर और लंग्स में चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इंस्पिरेशन, जिसको हम यानी इनहेलेशन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सहेलेशन में क्या होता है। ठीक है, तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा दोबारा बनाता हूँ कि ये ज़रा थोड़ा नीचे चलेगा, मैं अभी इसको ऊपर करके थोड़ा सा बना। ये देखें कि ये देखें, ये नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, ये फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, ये है ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ये दो हिस्सों में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो है आगे डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में, इस तरह से ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद ये एल्वियोलाई में डिवाइड। अब ये पहले वाली ही डायग्राम है। अब इसमें मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, देखें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हमारी चेस्ट कैविटी है, इसको थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं, और यहाँ पे एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं, ये वाली बोन, और इसके साथ पसलियाँ लगी हुई हैं, 2 3 4 5, इस तरह से 12 पसलियाँ हैं एक तरफ और 12 पसलियाँ हैं दूसरी तरफ, और इन पसलियों के दरमियान में, इनके दरमियान में क्या होता है, देयर आर मसल्स इन बिटवीन देम, यानी ये मसल्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। और ये जो हमारी कैविटी है, यानी ये जो चेस्ट कैविटी है, इसके नीचे जो है, यानी जहाँ पे चेस्ट कैविटी ख़त्म होती है वहाँ पे एक मस्कुलर शीथ होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम अब हमने देखना ये है कि एक्सपिरेशन यानी एक्सहेलेशन कैसे होती है। तो एक्सहेलेशन में जो मूवमेंट्स हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं इंस्पिरेशन में, अब वो मूवमेंट्स रिवर्स हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। कैसे, मिसाल के तौर पर सबसे पहले कि ये मैंने जब पहले कहा कि इंस्पिरेशन के दौरान जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अब ये रिलैक्स होते हैं, यानी अब ये रिलैक्स होंगे। और रिलैक्स होने के अलावा ये जो डायफ्राम था जो पहले नीचे चला गया था, अब ये रिलैक्स होगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब ये रिलैक्स हुआ, तो रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ, यानी मोर डूम लाइक, यानी कि बिल्कुल गुंबद की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। पहले ये नीचे आया था अब ये ऊपर चला गया, रिलैक्स होके वापस अपनी ओरिजिनल जगह। अब आपने देखा कि जिस पहला काम क्या होगा कि ये मसल्स जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होगा का मकसद ये है कि जो पसलियाँ आगे गई थी वो पीछे आ जाएगी, यानी पसलियाँ जो हमारी आगे गई थी वो अब वापस अपनी जगह पे आई। और ये जो डायफ्राम है डूम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो है ऊपर, ये पहले नीचे गया था अब ये ऊपर चले जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि इस जो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वे ये कम हो जाएगी, यानी ये बिल्कुल कम हो जाएगी। जब इसकी स्पेस कम होगी तो इसका मतलब है इसके अंदर जो एयर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा,
उसके ऊपर प्रेशर, और लंग्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो, तो उससे क्या होगा कि ये जो एयर हमारे लंग्स में है ये नाक के ज़रिए से, इस ट्रैक के ज़रिए से, हमारे नाक के ज़रिए से बाहर चले। तो ये था इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक और बात है जो है रेस्पिरेशन के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा, और वो ये है कि इंसान में जो रेस्पिरेशन होती है नॉर्मली, जब हम कोई काम वगैरह नहीं करते, आराम से बैठे हुए हैं, तो अमूमन हमारी जो सांस लेने की रफ्तार होती है वो होती है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में तकरीबन 16 से लेकर 20 है ये, यानी कुछ लोगों में थोड़ी सी फास्ट होती है, कुछ में थोड़ी सी स्लो, तो एवरेज 16 से 20 तक ये। लेकिन जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, यानी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे मसल्स और हमारी बॉडी जो है उसका वर्क इन्वॉल्व है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या कोई खेल रहे हैं, उस वक्त क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और हमारी बॉडी के सेल के अंदर बहुत रेस्पिरेशन का अमल तेज़ हो जाता है। रेस्पिरेशन क्या, जो मैंने कल भी बताया था, C6H12O6, ये एक यानी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज इसका नाम है। इसकी ऑक्सीडेशन या जब रेस्पिरेशन होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाएगा, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और एनर्जी हमें हासिल होगी। अब देखें कि जो ये रेस्पिरेशन है, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाती है, और जब इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो इसकी कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से वहाँ पे जो नर्व्स हैं वो ये मैसेज लेके ब्रेन सेंटर में जाएंगी कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई। तो हमारा रेस्पिरेशन सेंटर जो ब्रेन में है वो क्या करेगा, वो मैसेज देगा इंटरकॉस्टल मसल्स को और हमारे डायफ्राम को कि स्पीड अप, कि आप स्पीड अप करो इस रेस्पिरेशन को, ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे सेल्स और टिश्यू में जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है, इसको फ़ौरन कम किया, तो हमारी रेस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग जो है वो फ़ौरन बढ़ जाती है। और इन 60 जो 20 होती है ये यानी 30 तक पहुंच जाती है, यानी ये 30 to 40 तक पहुंच जाती है, यानी इतनी तेज़ हो जाती है कि क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई है वो रेस्पिरेशन के ज़रिए से, या हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह लें, उसके ज़रिए से ये हमारे बॉडी से या हमारे नाक के ज़रिए से बाहर चली जाती है। और जब ये इसकी कंसंट्रेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे सेल्स में नॉर्मल पे आ जाती है, तो हमारी जो रेस्पिरेशन है वो भी नॉर्मल पे आ जाती है। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उसको यानी उसको हिट कर देना है, उसको दबा देना है। उसके साथ ही फिर एक वो बेल का बटन भी आता है, और वो बेल के बटन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा सब आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी, आपको उसका मैसेज आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गई। थैंक यू वेरी मच।